सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 में जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर जो 6 है, भारतीय समाज में विविधता एवं एकात्मकता के विभिन्न आयाम, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 है, भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भाग है लिखिए। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है वो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग निम्नलिखित हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में कश्मीर से नेपा तक 1600 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें अनेक दर्रे, चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे है वहाँ पर, यानी पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है निकलने के लिए, एक पहाड़ी के बीच को काट के जो जगह बनाई, जो दर्रे हैं, चोटियाँ, घाटियाँ हैं। ये क्षेत्र वर्ष भर बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। फिर गंगा सिंधु का मैदान, हिमालय से लेकर दक्षिणी पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है। ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज आदि नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। देश की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर जो पानी का क्षेत्र है, तो लोगों को पानी वाले क्षेत्र में रहना अच्छा लगता है। और साथ में ही मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर जो है कृषि अच्छे से होती है। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसे पवित्र स्थल यहाँ स्थित हैं। यह क्षेत्र भारत की संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। अगला दक्षिण का पठार। तो देखो, अगर हम इन भागों को देखें तो देखो, अगर हम भारत का नक्शा हम देखें तो देखो, ये जो है अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, नदियाँ निकल के ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा है जो है गंगा सिंधु का मैदान, क्योंकि ये मैदानी भाग है पूरा। ठीक है। इधर हमारा राजस्थान के इलाका थार का मरुस्थल हो गया है ना, और ये हमारा दक्षिण का पठारी भाग हो गया। ठीक है, ये पठारी भाग है। और इसके आसपास जो हमारा क्षेत्र है, जो समुद्र तट का इलाका है, उसको बोलते हैं तटीय प्रदेश। जो समुद्र तटीय प्रदेश है, तो इस तरह से भारत को, हमारे पूरे भारत को इस तरह से भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। चलो देखते हैं आगे, दक्षिणी का पठार। तो हमने दक्षिण का पठार भी बताया, मैंने आपको दक्षिण का पठारी वाला भाग कौन सा हो गया, ये वाला जो भाग है वो सारा दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है। ये तीन ओर समुद्र से घिरा प्रायद्वीप है। तीन ओर कैसे घिरा हुआ है, कि देखो तीन ओर इसलिए घिरा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो जिसके कारण ये तीनों ओर के किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों ओर जो स्थल समुद्र से घिरा हुआ होता है, तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ये त्रिभुजाकार क्षेत्र घने जंगल है, बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण है। त्रिभुजाकार क्षेत्र है ये पूरा, जो कि घने जंगलों से और बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ इधर आ गई, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। यह द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। अगला थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल अगर हम देखें तो ये थार का मरुस्थल हमारा राजस्थान का जो इलाका है, ये पूरा ये थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है ना, पंजाब का कुछ इलाका, ये थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो गंगा घाटी के पश्चिमी की ओर का शुष्क रेतीला भूभाग थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान है वो कहलाता है। यहाँ पानी की कमी है और रेतीली आंधी और भीषण गर्मी के कारण जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि लोग यहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोगों की बसावट काफ़ी कम है। फिर है समुद्र तटीय मैदान। तो मैंने बताया समुद्र तटीय जो मैदान है वो कौन सा हो गया, तो समुद्र तटीय मैदान ये जो यहाँ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर है, तो ये समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। भारत के दक्षिण में समुद्र किनारे पूर्व और पश्चिम का भाग समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। पश्चिमी तट को कोणार्क एवं मालाबार कहते हैं और पूर्व तट को तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा तट कहते हैं। इन तटों पर भारत के अनेक बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह यानी जहाँ पर नाव वगैरह समुद्र का जो रुकने का जो स्थान होता है उसको बंदरगाह कहते हैं, जिनका व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। रामेश्वर यहाँ का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो रामेश्वर भी कहाँ है, यहाँ के दक्षिण के अंदर रामेश्वर है, जो कि यहाँ का पवित्र तीर्थ स्थल है। आगे है भारत में जानकी की विविधता को स्पष्ट कीजिए। जानकी की मतलब जनसंख्या जो विविधता है उसको हमें स्पष्ट करना है कि भारत के अंदर इतना बड़ा भारत का हमारा जो क्षेत्र है, उस भारत के क्षेत्र के अंदर जो है जनसंख्या कहाँ कहाँ कितनी कितनी पाई जाती है, कौन सी इलाके में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए, भारतीय समाज जानकी दृष्टिकोण से काफ़ी विविधतापूर्ण है। जानकी यानी कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही विविधतापूर्ण है। यानी कहीं हमारे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है, जैसे मैदानी इलाके हैं तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर रेगिस्तानी इलाके, वहाँ लोग कम रहते हैं।
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,50 है। इसके अलावा जनघनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लिंगानुपात यानी कि पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 983 महिलाएं ही हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 949 तथा शहरी क्षेत्र में 929 महिलाएं हैं। जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदन 2015 के अनुसार भारत में यह 68.3 वर्ष है। यानी जीवन प्रत्याशा यानी कि व्यक्ति की अगर हम आयु देखें है ना जीवन जीने की, तो 68.3 वर्ष है, जिसमें से पुरुषों का 66.9 वर्ष और महिलाओं का 59.9 वर्ष है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है और अब यह आंकड़ा 68.3% ग्रामीण क्षेत्र में और 31.2% क्षेत्र में पहुंच गया है। साक्षरता के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 74.4% है। देखो साक्षरता भी कितनी है, 74.4%, यानी पढ़े लिखे लोग हमारे देश में अगर औसत निकाला जाए तो 74.4% भारत का है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% है और महिला साक्षरता 65.46% है। इस प्रकार जनसंख्या संबंधी विशेषताएं भारतीय समाज को अलग स्तरों में विभक्त करती है। तो जनसंख्या संबंधी जो भी विशेषताएं है, जनसंख्या की विशेषताओं में क्या आ गई कि जनघनत्व कितना होता है, महिलाओं पर पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति क्या है ना, साक्षरता कितनी है हमारे देश में और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, वो सारे आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर डाले गए हैं। फिर है धार्मिक विविधता में एकता को समझाइए। हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो धार्मिक विविधता होते हुए भी हमारे देश में क्या है, एकता स्थापित है, तो इसको हमें समझाना है। देखो हमारा देश भारत विभिन्न धर्मों की जन्म तथा आश्रय स्थली रहा है। यहाँ सनातन धर्म में जैन, बौद्ध तथा सिख धर्मों का जन्म हुआ है। बाहरी आक्रमणों तथा सत्ता शासन के संरक्षण ने यहाँ के मूल निवासियों को ईसाई तथा इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए प्रेरित किया एवं बाध्य किया। तो जो बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुए, तो यहाँ उनकी शासन और सत्ता के संरक्षण में जब हमारा देश आया, यहाँ के मूल निवासी आ गए, तो यहाँ पर ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बाध्य भी किया। भारत में जितने भी धर्मावली है, उनके पूर्वज कभी न कभी एक ही मत के रहे हैं। इसी कारण धर्म ने भारत में एकता स्थापित की है। एक ही स्थल पर निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों में परस्पर अंतर निर्भरता पाई जाती है। देखो एक ही स्थान पर अगर कोई व्यक्ति निवास करता है और वो अलग अलग धर्मों के लोग भी हो गए, तो भी फिर भी उनमें आपस में अंतर निर्भरता नहीं, वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। कुछ ना कुछ उनमें सांस्कृतिक समानता भी पाई जाती है। जैसे वो सांस्कृतिक समानता हमारी भाषा में हो सकती है, हमारी बोली में हो सकती है, हमारे पहनावे में हो सकता है, हमारे खान पान में हो सकती है। विभिन्न त्यौहार उत्सव जैसे दीपावली, होली, ईद, दशहरा, नववर्ष के अवसर पर सभी धर्मावली एक दूसरे के कार्यक्रम में हर्षोल्लास से सहभागी बनते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है अथवा राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई संकट आता है, तो सभी धर्म के लोग एकजुट होकर सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हैं। इस अंत्यक्रिया के कारण ही प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। क्षेत्र विभिन्न धर्मों में दिखाई देने वाली विभिन्नता बाहरी सतही है। देखो किसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न धर्मों में दिखाई देने वाली जो विभिन्नता है वो बाहरी भी हो सकती है और सतही भी हो सकती है। मूल रूप से तो सभी भारतीय धर्मों में एक रूपता पाई जाती है। सभी धर्म आध्यात्मिक, ईश्वर, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा, नैतिकता, दया, परोपकार आदि में विश्वास करते हैं। इस प्रकार भारत में धार्मिक भिन्नता में एकता पाई जाती है। अगला है भारतीय समाज के समक्ष विविधताओं की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। कि भारतीय समाज के समक्ष विविधताओं की चुनौतियों का वर्णन करना है कि भारतीय समाज में जो अलग अलग तरह की विविधता है, तो उनके सामने किस तरह की चुनौती आती है। भारतीय समाज में भौगोलिक, प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई आदि रूपों में विविधताएं चुनौतियों के रूप में विद्यमान हैं। भौगोलिक विविधताएं, तो पहले हम देखेंगे भौगोलिक विविधता के कारण क्या क्या चुनौतियां हमें जो देखने को मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग निम्नलिखित है। तो हमने पढ़ा था 5 प्राकृतिक भाग। पहला कौन सा था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर था हमारा उत्तर पूर्व का मैदानी प्रदेश था, उसके बाद में थार का मरुस्थल आ गया, फिर दक्षिण का पठारी भाग आ गया और उसके बाद में समुद्र तटीय इलाका आ गया। तो इसके अंतर्गत जो ये अलग अलग जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, उसके कारण भी हमारे देश के अंदर कुछ विविधता मिलती है, भौगोलिक विविधता मिलती है ना। उसके कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में कश्मीर से नेपाल तक 1600 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें अनेक दर्रे, चोटियाँ, घाटे हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी यहाँ पर स्थित है। फिर अगला है सिंधु नदी का मैदान, हिमालय से लेकर दक्षिणी भारत पठार के बीच का मैदान।
मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है। ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज आदि नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ भी है। देश की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि मैदानी इलाका है पूरा, तो जहाँ पर नदियाँ वगैरह बहती है तो वहाँ पर जो है मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पर कृषि यानी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, लोगों को पानी मिल जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसे पवित्र स्थल यहाँ स्थित हैं। ये क्षेत्र भारत की संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। फिर है दक्षिण का पठार। ये 3 और समुद्र से घिरा प्रायद्वीप है। ये त्रिभुजाकार क्षेत्र वन, जंगल, बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ विंध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। यह द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। पहले है थार का मरुस्थल। तो दोबारा ये चीज़ें बताई जा रही है क्योंकि ये भी तो विविधता के अंतर्गत आएगी। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर का सूक्ष्म एवं रेतीला भूभाग थार का मरुस्थल इन राजस्थान कहलाता है। यहाँ पानी की कमी और रेतीली आंधी और भीषण गर्मी के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, यानी यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। फिर दक्षिण तटीय मैदान। भारत के दक्षिण में समुद्र के किनारे पूर्व एवं पश्चिम का भाग समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। पश्चिमी तट को कोणार्क एवं मालाबार कहते हैं। जैसे कि पश्चिमी तट हमारा भारत का ही आ गया है, देखो ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर ये कोणार्क और मालाबार तट कहलाता है। उसके बाद पूरी तट को तमिलनाडु का तट, तो ये तमिलनाडु तट आ गया, और फिर उड़ीसा और आंध्र का तट कहलाता है। इन तटों पर भारत के अनेक बंदरगाह स्थित है, जिनका व्यापारिक दृष्टि से महत्व है। रामेश्वर यहाँ का पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला है प्रजाति विविधता। देखो अभी तो हमने क्षेत्र के आधार पर विविधता देखी, अब हमारी प्रजाति विविधता भी है, यानी कि हमारी जो प्रजाति है, इंसानी जो प्रजाति है, उसको भी 6 भागों में जो है वो BS गुहा ने बांटा है। कि भारत में जो लोग रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा है ना, राजस्थान में रहने वाले लोगों का जो रूप है, उनका आकार है, शरीर की आकृति, आंखों का प्रकार, आंखों की बनावट है, चेहरे का आकार है, वो अलग तरीके का होता है। इसी तरह हम देखिए कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, ये नेपाल के पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, है ना, तराई में रहने वाले लोग हैं, तिब्बत की तराइयों में रहने वाले लोग हैं, उनका जो रंग है, उनके चेहरे की बनावट है, उनका शरीर का आकार है, जो हमारे चेहरे की वगैरह बनावट होती है, बालों का रंग है, वो थोड़ा अलग होता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहाँ के लोग थोड़े सांवले कलर के होते हैं, उनके बालों का रंग गहरा होता है ना, और उनके शरीर की काटी भी थोड़ी छोटी होती है। तो इसी तरह से हमारी जो जिस तरह से जानवरों की नस्ल होती है ना, उसी प्रकार हमारे इंसानों की भी नस्ल होती है। तो ये नस्लें जो यहाँ पर बताई गई है, तो इसी को हम प्रजाति बोल सकते हैं। कौन कौन सी प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है, जिसके कारण भी विविधता पाई जाती है। तो पहला है प्रजाति विविधता। BS गुहा ने भारत में 6 प्रजातियों का उल्लेख किया है। निग्रिटो, अंडमान निकोबार, तो निग्रिटो प्रजाति देखो ये कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रावणकोर तथा कोचीन के कादर ए पिलियन आदिवासी, आसाम के अंगामी नागा, पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियों में बसने वाले बांगड़ी समूह ए इरुला आदि। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, मध्य भारत की अधिकतर जनजाति इसी प्रजाति के, जो हम लोग जो मध्य भारत में रहते हैं ना, उनकी वो कौन सी प्रजातियों के हैं, ये सारे जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, जो कि हमारे राजस्थान है, या फिर हमारे बिहार है, UP है, झारखंड है ना, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मुंबई है, साथ में झारखंड है। इस तरह के जो भारत का जो बीच का हिस्सा है, भारत का जो बीच का हिस्से में जो पाए जाने वाले लोग हैं मध्य जो राज्यों में, वो कौन सी प्रजाति के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग हैं। भील तथा चेंचू लोग भी इसी प्रजाति के हैं। फिर है मंगोलाइड। अब मंगोलाइड कैसे होते हैं, देखो आसाम, यानी भारत का जो आसाम वाला क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो आसाम वाला क्षेत्र है, यानी कि हमारा भारत का ये वाला जो क्षेत्र आसाम क्षेत्र है, आसाम के सीमांत प्रांतों यानी चटगावासर, ब्रह्मा, सिक्किम और भूटान के अलावा पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा आदि के लोग जो है, उनके जो है ना आंखों की बनावट है, होठों की बनावट है, तो चेहरे की बनावट है, वो थोड़ी अलग तरीके की होती है। भूमध्य सागरीय, इसकी 3 शाखाएँ हैं, अल्पाइन, अब भूमध्य सागरीय लोग भी है, इसकी भी 3 शाखाएँ हैं, अल्पाइन, डिनायरी और आर्मेनाइड। अल्पाइन या डिनायरी प्रजाति के लोग उत्तर और पश्चिमी भारत में निवास करते हैं, जबकि पारसी जो मुख्यतः मुंबई में निवास करते हैं आर्मेनाइडी प्रजाति के हैं। पश्चिमी चौड़े सिर वाले। फिर है नार्डिक यानी इंडो आर्य, जो पंजाब, कश्मीर, हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। धार्मिक विविधता। अब धार्मिक विविधता के कारण भी कुछ विविधता हमारे देश में विविधता मिलती है, जो चुनौतियों का कारण होती है। 2017 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 79.8% सनातन धर्म के लोग निवास करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं, 79.8%, जबकि इस्लाम धर्म के 14.23%, ईसाई धर्म के 2.3% है। पारसी और सिख धर्म आर्थिक रूप से संबंधता होते हुए भी धार्मिक अल्पसंख्यक है। 1947 में मजहब के आधार पर भी भारत को 2 भागों में, भारत एवं पश्चिम में विभाजित, पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। 1947 में मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत को 2 भागों में बांटा गया। पहला है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। अब है भाषाई विविधता। तो देखो हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है
है ना। तो भाषाई विविधता भी हमारे देश में देखी जाती है। भारत एक बहुभाषीय एवं बोलियों वाला राष्ट्र है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी बोलियां यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। तो 22 भाषाओं को तो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो अधिकार प्राप्त हो रखा है। भारत की सभी भाषाओं को मुख्यतः 3 भाषाई परिवारों में विभक्त किया गया है। पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो देखो भारत की जितनी भी भाषा है ना, उन भाषा को 3 भागों में बांटा है। पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमालय आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंडी, तमिल आदि को सम्मिलित किया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया भाषा परिवार। इसके अंतर्गत मुंडारी, संथाल, खासी हो, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, कोखा, कोस्कू, जुआंग आदि भाषाएं आती है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर है सांस्कृतिक विविधता। अब देखो सांस्कृतिक के आधार पर भी हमारे देश में विविधता पाई जाती है। भारत में वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, कला, संगीत, नृत्य, प्रथा, त्योहार, उत्सव आदि संदर्भ में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा नगरीय एवं ग्रामीण स्त्री पुरुषों के पहनावे में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार त्योहार, उत्सव, कला एवं संगीत के क्षेत्र में विविधता निहित है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्तूप आदि के निर्माण की शैली में भी पर्याप्त भिन्नताएं हैं। जातीय जनजातीय विविधता। अब जातीय और जनजातीय विविधता भी पाई जाती है। भारतीय समाज अनेक जातियों और जनजातियों में विभक्त है। प्रत्येक जातीय जनजाति में के अपने खान पान, रहन सहन, विवाह तथा सामाजिक सहवास के नियम है। भारत में लगभग 4000 जातियाँ तथा 25,000 से अधिक उपजातियाँ हैं। उपयुक्त सभी कारकों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में काफ़ी विविधता विद्यमान है। फिर है भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता को स्पष्ट कीजिए। देखो भारतीय समाज में हमें विभिन्नता में एकता को बताना है कि भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता किस प्रकार है। भारतीय समाज में विविधताओं की अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। इस सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत एक है। भारत के सभी भागों, धर्मों, संस्कृतियों में अन्योन्याश्रित की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विभिन्न संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु देखो विभिन्न प्रकार के संपर्क हुए, उसके कारण भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उनकी आत्मा मौलिक रूप से पुरानी रही है। अर्थात भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से ही विद्यमान है। इसे हम निम्नलिखित कारकों में देख सकते हैं। धार्मिक विविधता में एकता। देखो धार्मिक विभिन्नता में एकता। हमारा देश भारत विभिन्न धर्मों की जन्म तथा आश्रय स्थली रहा है। यह सनातन धर्म में से जैन, बौद्ध तथा सिख धर्मों का जन्म हुआ है। बाहरी आक्रमणों तथा सत्ता एवं शासन के संरक्षण ने यहाँ के मूल निवासियों को ईसाई एवं इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किया। भारत में जितने भी धर्मावली है उनके पूर्वज कभी न कभी एक ही मत के रहे हैं। इसी कारण धर्म ने भारत में एकता स्थापित की है। एक ही स्तर पर निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों में परस्पर अंतर्निर्भरता पाई जाती है। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों जैसे दीपावली, होली, ईद, दशहरा, नववर्ष के अवसर पर भी सभी धर्मावली एक दूसरे के कार्यक्रमों में हर्षोल्लास से भागीदार बनते हैं। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है अथवा राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई संकट आता है तो सभी धर्म के लोग एकजुट होकर सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हैं। इस अंतःक्रिया के कारण ही प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। विभिन्न धर्मों में दिखाई देने वाली विभिन्नता बाहरी या सतही है। मूल रूप से तो सभी भारतीय धर्मों में एक रूपता पाई जाती है। सभी धर्म आध्यात्मिक, ईश्वर, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा, नैतिकता, दया, परोपकार आदि में विश्वास करते हैं। इस प्रकार भारत में धार्मिक विभिन्नता में एकता पाई जाती है। फिर है सांस्कृतिक विभिन्नता। देखो संस्कृति भी अलग अलग है, तो धार्मिक विभिन्नता तो पता चल ही गया। अब संस्कृति में भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि हमारा रीति रिवाज है, भाषा है, बोली है, विवाह के प्रकार है, खान पान है ना, आदि में विभिन्नता पाई जाती है। तो देखो भारत के अलग अलग भूभागों में निवास करने वाले लोगों में परिवार, विवाह, रीति रिवाज, पहनावे, भाषा, बोली, खान पान आदि में पर्याप्त विभिन्नता विद्यमान है। इन सब के उपरांत भी संपूर्ण भारतीय समाज में एकता के तत्व दिखाई पड़ते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा, कर्म एवं पुनर्जन्म में आस्था, विवाह के मानदंड, आध्यात्मिक दर्शन, योग, दान एवं पुण्य की अवधारणा, ऋणों से उऋण होने के प्रयासों में विश्वास, ग्रस्त धर्म का पालन, साधु संन्यासियों का सम्मान, राष्ट्रीय उत्सव एवं प्रतीक भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। फिर है भौगोलिक विभिन्नता में एकता। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 5 भागों में विभक्त किया जा गया है। इनमें वर्षा, जलवायु, उपजाऊपन, खनिज संसाधन, वन
एवं संरचना को लेकर काफ़ी विभिन्नता है। कहीं तो बरसात ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं सर्दी पड़ती है ज़्यादा तो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। कहीं पर वन संसाधन ज़्यादा है, किंतु इतनी विभिन्नता के बाद भी भारत में एकता विद्यमान है। अगला, राजनीतिक विभिन्नता में एकता। स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण भारत में एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। पूरे देश का एक संविधान, विधिका शासन, बिना किसी भेदभाव के सभी के समान अधिकार और दायित्व, अवसरों की समानता, कमजोर एवं पिछड़ेपन को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संरक्षण आदि भारत की राजनीतिक एकता का परिचारक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज में विविधता के अनेक आयाम हैं, परंतु एकात्मकता के विविध आकार है, अर्थात भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। अगला है, भारत की जलवायु संबंधी विविधता को समझाइए। देखो, भारत में जलवायु संबंधी क्या विभिन्नता है कि भारत 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त है। यहाँ कहीं वर्ष भर में 2-4 इंच वर्षा होती है, तो यहाँ पर कहीं कहीं तो क्या पूरे वर्ष भर में पूरे साल में सिर्फ 2-4 इंच ही वर्षा होती है। तो कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं वर्ष भर मौसम एक समान रहता है जैसे समुद्र तटीय मैदान, तो कहीं भारी बर्फबारी होती है, पहाड़ी क्षेत्र वगैरह है, और कहीं भीषण गर्मी पड़ती है जैसे कि राजस्थान। जलवायु की इसी भिन्नता के कारण वनस्पतियों तथा रहन सहन और खान पान में विविधता पाई जाती है। यानी जलवायु की भिन्नता के कारण ही हमारे रहन सहन में, हमारे पेड़ पौधे जो वनस्पति है, जो ठंडे प्रदेश में लंबे लंबे पेड़ पौधे लगते हैं, ठीक है, खान पान में भी विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से आपकी चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कि उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।